कर दो। चलो स्टार्ट करें। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इक्विलिब्रियम का। देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा सारा कुछ लगभग टॉपिक सब कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटा सा एक्सटेंशन है, जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हमने देखा, अब उसको रिलेट करेंगे बाकी चीजों से। तो टॉपिक का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने टॉपिक पढ़ा उस पे कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने इससे पहले देखा था कॉमन आयन आने से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस पर क्या फर्क पड़ता था, डिक्रीज हो जाता था। क्या होता था वो, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता था, क्योंकि जो भी रिएक्शन है, जैसे अगर हम देखें, मान लो हमारे पास A प्लस बी है और ये किस में ब्रेक हो रहा है, C प्लस डी में ब्रेक हो रहा है ना। या मान लो हम डिसोसिएट करना चाहते हैं इसको, तो ऐसा कर देते हैं, ए बी है, ए बी अगर किस में डिसोसिएट हो गया, A प्लस बी माइनस में। तो अगर हम कोई कॉमन आयन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से अगर इसमें ला दें, जैसे कि A प्लस पहले से और ला देंगे, तो क्या ये ज्यादा A प्लस बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। सेम चीज यहां पर भी होने वाला है। कैसे होगा समझेंगे हम अभी। अच्छा ये एक साथ हो गया है, गड़बड़ है तो। ठीक है चलो ऐसे ही देखते हैं इसको। क्या बोला गया है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट जो KSP होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब डिक्रीज हो रहा था तो क्या होता था, अल्फा इज इक्वल टू जो भी K इक्विलिब्रियम चाहे एसिड का रहे या बेस का रहे, उसमें हम क्या डिवाइड कर देते थे, X को डिवाइड कर देते थे। सेम चीज यहाँ पर भी होने वाला है। सॉल्युबिलिटी में क्या करेंगे हम लोग, नया सॉल्युबिलिटी लाने के लिए जो भी हमारे पास KSP रहेगा उसको X से डिवाइड कर देंगे, जहां X क्या होगा, X होगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जितना सेम आयन मिलने वाला है, जितना भी कॉमन आयन मिलने वाला है, उसी का क्या रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं और इन्हीं दोनों को आगे एक्सटेंड करेंगे। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इफ KSP इक्वल टू 10⁻⁻10। यहां पर कॉमन आयन का इफेक्ट नहीं है। ये देखो वापस मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिखता हूं, एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहे हैं देखना, ये बोलने के लिए बार बार आ जा रहा है ना। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, सॉरी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। हमें निकालना है AgCl का सॉल्युबिलिटी। A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि दिया क्या है, गिवन है KSP इक्वल टू 10⁻10। बिना अभी कुछ मिला है, कॉमन आयन का इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, अभी कुछ मिला ही नहीं रहे हैं। AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब ये ब्रेक होगा तो किस तरह से ब्रेक होगा, Ag प्लस Cl माइनस, और ये क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। ये एक्वस फॉर्म में हो गया। सीधा हम टाइम t इक्वल टू कहाँ चलते हैं, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हो गया S और ये भी क्या हो गया S। तो डायरेक्टली बताओ KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, S इंटू एस। KSP का वैल्यू दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 10⁻⁻10, और इधर पर क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग S निकाल सकते हैं कितना, √10⁻⁻10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻। ये जो वैल्यू आया है सॉल्युबिलिटी का, कब आया है, जब उसको हम लोग बिना कोई कॉमन आयन मिलाए चेक कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2।
क्या बोल रहा है देखना, एग्जांपल नंबर 2। आप लोग इसको दोनों को सिंगल सिंगल अलग से लिखना है ना। ये क्वेश्चन इसी में मर्ज हो गया, बट इसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। ये क्वेश्चन का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप लोग पूरा दोनों क्वेश्चन को अच्छे से उधर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। देखो क्या निकालना है हमको, सॉल्युबिलिटी निकालना है एस इक्वल टू किसका, ऑफ AgCl। AgCl when 0.1 m HCl present, when 0.1 m HCl प्रेजेंट रहेगा। और साथ में KSP का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 to the power minus 10, सेम है ना। और KSP का वैल्यू हमारे पास है KSP इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, अगर हम पूरा डिटेल में बात करें तो आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास क्या, सबसे पहले अगर हम HCl का बात करें, HCl क्या हो जाएगा, HCl जो होता है वो H प्लस और Cl में सीधा ब्रेक हो जाएगा। ठीक, H प्लस और Cl में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर T इक्वल टू हम किस पे देखेंगे, इनिशियली अगर देखें T इक्वल टू 0 पे, तो T इक्वल टू 0 पे कितना था, इसका 0.1 था, ये 0 और T इक्वल टू किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ये कितना हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा कितना 0.1। ठीक, और जब हम AgCl को भी चेक करेंगे, AgCl कितना हो जाएगा, AgCl Ag प्लस Cl माइनस, जब ये अकेला था तो T इक्वल टू 0 पे क्या हुआ, लेट सपोज इसका सॉल्युबिलिटी कितना है S, मतलब जो भी रहा होगा क्वांटिटी, इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर ये तो हो जाएगा S, बट ये कितना हो जाएगा, ये पहले से T इक्वल टू 0 पे, एक बात समझना, T इक्वल टू 0 पे पहले ये क्या था, अगर अकेला था तब 0 और 0 था, लेकिन क्या अब ये 0 रहेगा, नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.1, क्योंकि AgCl की वजह से Cl नहीं आया है, इसकी वजह से क्या हो गया है, Cl माइनस आ गया है। इसमें हमने क्या किया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो HCl मिलाया है, तो इसका Cl तो प्रेजेंट रहेगा ना, वो तो जो है इक्विलिब्रियम का वेट नहीं करेगा, तो उसके पास वो Cl रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जब इसका टाइम 0 है तो भी यहाँ पर AgCl में हम देखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर तो Cl माइनस का हमको कंसंट्रेशन मिलेगा, जैसे कि हम लोग अल्फा वाले में देखा थे। अब अगर इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो आप खुद सोचो कि पहले से अगर यहाँ पर सॉल्युबल मतलब प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, तो ली कैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या ये ज़्यादा बनना चाहेगा, ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो अब इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसका सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं कितना हो जाएगा, S डेस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, S डेस प्लस 0.1। अब S डेस सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा, इसका कम रहेगा, तो हम लोग लगभग राउंड फिगर में इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 ही एज्यूम कर सकते हैं। समझ आ रहा है, क्योंकि S डेस जो सॉल्युबिलिटी है तो वीक है ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। पहले था S, लेकिन यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया है, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, और ये लगभग डिक्रीज क्या हो जाएगा, 0.1, जितना पहले से Cl का यहाँ पर सॉल्युबिलिटी गिवन है। बात समझ आया। अब अगर हम इसके लिए क्या निकालें, अब इसके लिए अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू, देख सकते हो ये हो जाएगा S डेस और ये क्या हो जाएगा 0.1। समझ आया। यहां से हम KSP क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं KSP इक्वल टू 0.1 और ये हो जाएगा S डेस। तो S डेस जो है वो क्या है, न्यू सॉल्युबिलिटी है। ये क्या है, न्यू सॉल्युबिलिटी। न्यू सॉल्युबिलिटी कब मिला हमारे पास, KSP को किससे डिवाइड करने पे, 0.1। ये 0 पॉइंट और कुछ थोड़ी है, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन है, तो इसी को हमने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिख दिया था, KSP अपॉन X। तो ये सारा चीज मैंने सिर्फ इसलिए आपको अभी कराया ताकि आप ये समझ सको कि जो हम फॉर्मूला लिखे हैं वो कहां से आया। ये कोई दिक्कत समझने में,
जो नया सॉल्युबिलिटी है उसको वो कैसे मिलेगा, KSP में x को डिवाइड करने से। तो कैसे मिला, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, आप बस इतना समझ जाओगे तो भी काफी है। ये बाद में चल के बस इतना हम दिमाग में रखेंगे काफी है, बट समझने के पर्पज से हमने इसको भी देखा है। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल सेम है जैसे अल्फा वाला है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? कहाँ है ध्यान तो? हाँ, ये कुछ नहीं है तो रिपीट हुआ है ना। कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है? डिसोसिएशन वाला टॉपिक। भाई सिंपल सा बात है, अगर हम बिना कुछ मिलाए AgCl को डिसोसिएट करेंगे, AgCl को सॉल्यूबल करना चाहते हैं वाटर में, तो क्या हो जाएगा, ये Ag प्लस Cl। ठीक, इक्विलिब्रियम बेस का क्या हो जाएगा, S और S रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर हम टाइम t इक्वल टू 0 पे देखें तो 0 पे क्या रहेगा, 0 पे तो 0 रहेगा ना। ये देख लो, टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों 0 0। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब दूसरा हमने क्या किया, कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए इस AgCl में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलाया हमने, 0.1 m HCl मिला दिया। और जैसे ही HCl मिलाया तो HCl का नेचर तो क्या होता है, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। H प्लस और Cl में डिसोसिएट हो गया, और जब इन दोनों को हम मिला देंगे, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो AgCl है, AgCl Ag प्लस Cl में ब्रेक हो रहा है, बट इसमें Cl माइनस जो है H प्लस की वजह से, HCl की वजह से भी आ जा रहा है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे Ag तो 0 रहेगा क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है। टाइम t इक्वल टू 0 पे Ag तो 0 रहेगा क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है। बट Cl माइनस पहले से अवेलेबल रहेगा। किसकी वजह से अवेलेबल रहेगा, जो HCl है उसकी वजह से, तो इसलिए 0.1 आ जाएगा। अब पहले से Cl माइनस प्रेजेंट है, तो ये क्या ज्यादा ब्रेक होना चाहेगा, ज्यादा सॉल्युबल होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होकर के, जहां पर आप लिख सकते हो कि जो S है उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। S डैश का जो वैल्यू रहेगा S से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये नोट करके हम लिख सकते हैं, है ना, वेयर करके। तो यहाँ पर अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गया, एस डेस हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस डेस प्लस 0.1। यहाँ एस डेस प्लस पहले से प्रेजेंट है इसलिए क्या हो जाएगा, एस डेस प्लस 0.1। और एस डेस का वैल्यू काफी कम है, इसीलिए हम लोग इसको लगभग क्या मान सकते हैं, 0.1 मान सकते हैं, जितना Cl का कंसंट्रेशन है HCl के अंदर में। फिर हमने KSP के लिए क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस, डायरेक्टली मैंने लिख दिया एस डेस इंटू क्या हो जाएगा, ये 0.1। दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। जैसे मल्टीप्लाई किए हमको क्या मिल गया, एस डेस का वैल्यू मिल गया KSP अपॉन 0.1। 0.1 और कुछ नहीं है, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है कॉमन आयन इफेक्ट को यहाँ पर शो करने के लिए, उसी का कंसेंट्रेशन है ये। कोई दिक्कत समझने में अब? ठीक है, चलो ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये, कहां तक पूछे थे लास्ट क्लास में, याद है? 100। एक बार देखो, आप लोगों को नोट्स तो सेंड किया गया था, चेक करो कितना है, बता देना है ना कितना कुछ, तब तक कि हम लोग इसको पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द KSP ऑफ AgCl। AgCl का KSP दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सा क्वेश्चन होगा, 111। ठीक है, यहां पर KSP दे दिया है, किसका, KSP दिया है AgCl का। ठीक है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in an aqueous solution containing 0.01 m AgNO3। क्या दिया है कि अगर उसमें हम लोग AgNO3 मिला देते हैं तो बताओ उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, पूछ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, क्या निकालना है, जो भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होकर मिलेगा एस डेस निकालना है। एस डेस कैसे निकलेगा, KSP अपॉन एक्स। KSP कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 0.01। कितना आएगा सॉल्व करने पे, कितना आएगा, वन पॉइंट फाइव। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये दो बार कम कर देगा, 10 की पावर -8।
द KSP ऑफ फाइंड सॉल्युबिलिटी। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, ये किस में पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी को? ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है ये? ग्राम पर लीटर में। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, अभी जो हमारे पास आया है किसमें है? मोल पर लीटर में है। किसमें है ये? मोल पर लीटर में है। ठीक है, मोल पर लीटर कैसे निकालेंगे? ग्राम पर लीटर में। AgCl का मास देख लेते हैं। AgCl का मास कितना हो जाएगा? AgCl का मास कितना हो जाएगा? Ag का हो जाएगा 108 प्लस Cl का कितना हो जाएगा? 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ऐड करने पे 140 143.5। ठीक, क्या रहेगा यूनिट? ग्राम पर मोल। अब मैं सॉरी, लीटर होगा, ग्राम पर मोल ही होगा ना। इस ग्राम पर मोल को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो एस डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 की पावर -8 क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर इंटू 143.5 और क्या है? ग्राम पर मोल। बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? कितना आएगा? कर लो क्या आप लोग? छोड़ दो इसको यहीं तक के। 1.5 इंटू 143.5 इंटू 10 की पावर -8 और क्या आ जाएगा यूनिट? ग्राम पर लीटर। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। NCERT का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा है। कितना आ जाएगा? 215। अपन डेसिमल को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। बोलो तो 215.05 इंटू 10 की पावर -8। डेसिमल 2 इधर शिफ्ट होगा तो इसका डेसिमल और कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2.15 इंटू 10 की पावर, इसको हम लोग छोटा कर दिए, इधर बड़ा हो जाएगा 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन ये बोलता कि सिर्फ हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है, कब? जब ये मिलाया नहीं है तो भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, बट इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन AgCl इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ये। तो हमने सीधा क्या कर दिया? डायरेक्टली निकाला KSP का। चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ऐसा ही याद होगा, हम लोग और पढ़े थे पहले साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जब हम क्या किए थे? जब हम एक बार कोई चीज को मिलाए थे और एक बार बिना मिलाए देखे थे, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वही टॉपिक को रिप्रेजेंट करने वाला है। क्या बोलना चाह रहा है देखना, व्हेन टू सॉल्ट्स हैविंग अ कॉमन आयन आइदर कैटायन और एनायन are together in water, then their respective solubilities are not independent of each other। अगर हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिला रहे हैं और मिलाने पे उनमें कोई भी एक आयन क्या है? कॉमन है, तो फिर उनका जो भी सॉल्युबिलिटी होगा ना, वो एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये बोल रहा है। समझ आया? चलो ये जो बात है हम थोड़ा एग्जांपल समझेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। हम दो केस लेते हैं। पहला, इसको मैं इधर ही पे ले आता हूँ। फर्स्ट हम ले लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्ट है। पहला सॉल्ट क्या है? XY और दूसरा सॉल्ट क्या है? XZ है। दो तरीके का हमारे पास सॉल्ट है और पहली बार में हम ये लेके चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग कंटेनर में है। ठीक है, दोनों कहां पर है? डिफरेंट कंटेनर में है। तो सोचो XY का क्या होगा? XY जो होगा ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? X प्लस और प्लस Y माइनस, ऐसा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 80 इक्वल टू, अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? S, ये भी कितना हो जाएगा? S हो जाएगा। तो इसका जो KSP होगा वो कितना हो जाएगा? KSP इक्वल टू S इंटू S, मतलब S का स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम ले लेते हैं किसका? XZ का।
एक्स जेड, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस और प्लस वाई जेड माइनस, ऐसा ले लेते हैं। टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा। दोनों को अलग दिखाने के हम लोग इसको S1 ले लेते हैं, इसको भी S1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर। ठीक, तो बताओ के एस पी कितना हो जाएगा, के एस पी इक्वल टू हो जाएगा, के एस पी इक्वल टू हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा S2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर दोनों अलग अलग है तो फिर इस तरह से दोनों का के एस पी जो रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम मिलाएंगे, जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखना जरा, पहला जो हमारे पास एक्स वाई है, एक्स वाई जो है एक्स प्लस और क्या हो जाएगा प्लस वाई माइनस, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर देखा जाए तो ये हो गया S1 और ये क्या हो जाएगा S2। दोनों अभी सेम कंटेनर में है, यहाँ पर एक्स जेड एक्स प्लस प्लस जेड माइनस, टी इक्वल टू कब इक्विलिब्रियम पे, ये कितना हो जाएगा, ये S1 ही रहेगा दोनों, है ना, S1, ये क्या हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S2। जब दोनों को एक साथ मिला दिया गया है तो भाई दोनों में सेम चीज क्या है, दोनों में सेम चीज क्या है, एक्स है ना, तो एक्स दोनों में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये ऐड होके हो जाएगा S1 प्लस S2। वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये S1 प्लस S2। बात समझ आया? अब अगर हम इसके लिए KSP लिखना चाहेंगे तो KSP क्या हो जाएगा इसका, S1 प्लस S2 और ये हो जाएगा इंटू S1। इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 और क्या हो जाएगा इंटू S2। समझ आया कि नहीं? बस ये है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी आयन कॉमन है तो उसका इफेक्ट जो है दोनों में एक दूसरे पे देखने को मिलेगा, दोनों में ही क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्लियर? चलो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट हैव सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू, सॉल्युबल प्रोडक्ट मतलब KSP दिया हुआ है 1 × 10⁻⁸ और दूसरा 5 × 10⁻⁹ रिस्पेक्टिवली, दोनों का KSP हमको दे दिया है। इफ वाटर इज सेकंड अप विद बोथ सॉलिड्स टिल इक्विलिब्रियम, कब तक कि इसको ऐसे सेक करके मिला दिया गया, टिल इक्विलिब्रियम तक के, और इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज, तो कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। कैसे निकलेगा ये, देखो पहला चीज तो ये है कि अगर हम दोनों का एक कंसंट्रेशन के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, CaCO3, ये कैसे ब्रेक होगा, Ca2 प्लस CO3 2-। ठीक, अब ये दोनों क्या है, अगर हम इंडिविजुअल लेकर के चलेंगे तो इंडिविजुअल में कितना हो जाएगा, इसका मान लेते हैं कितना S1, इसका भी मान लेते हैं कितना S1। दूसरा हम क्या ले लेते हैं BaCO3 का, तो BaCO3 कितना हो जाएगा, Ba2 प्लस CO3 2-। इसका क्या ले लेते हैं S2 ले लेते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा S2। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो दोनों पे किसका इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों में कॉमन आयन है कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, और ये भी क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। दोनों के लिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, दोनों के लिए KSP गिवन है। यहाँ पर KSP कितना गिवन है, KSP हो जाएगा S1 प्लस S2 और इसका वैल्यू हमको गिवन है, फर्स्ट के लिए कितना है 10⁻⁸। इसको क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा यहाँ हम देखते हैं KSP इज इक्वल टू, इसके लिए कितना दिया हुआ है S2 और S1 प्लस S2, इसका वैल्यू कितना गिवन है देखो, तो ये 5 × 10⁻⁹
9 इक्वेशन नंबर 2। अब बस इन दोनों को हमको सॉल्व करना है और S1 S2 को वैल्यू निकाल लेना है। तो जो S1 प्लस S2 आएगा, ये जो कार्बोनेट आयन है ना, ये और कुछ नहीं है, कार्बोनेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, S1 प्लस S2। यही क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, समझ आया। अब इन दोनों को हमको मैथमेटिक्स लगाना है, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा वैल्यू। क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर दें क्या, डिवाइड करने से S1 प्लस S2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, देखो S1 है, S1 प्लस S2 और इधर पर क्या है S1 अपॉन S2, S1 प्लस S2 इक्वल टू 10 की पावर -8, उधर क्या है 5 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -8 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -9। देखो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, S1 अपॉन S2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर सीधा 1 हो जाएगा, 10 अपॉन 5, तो 5 1 जा और 5 2 जा, तो S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2S2। ये दोनों में एक रिलेशन आ गया। अब हम इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक जगह में क्या कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, S1 की जगह आप क्या लिख देंगे, S1 प्लस S2 10 की पावर -8, तो S1 की प्लेस पे क्या लिख देंगे 2S2, S1 की प्लेस पे फिर से 2S2 प्लस S2 10 की पावर -8, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2S2 इंटू 10 की पावर -8, S2 स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 अपॉन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से S2 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, रूट अगर हटेगा तो देखो 10 की पावर -4 और अपॉन में क्या हो जाएगा √6। अगर इसको हम सीधा एक साथ डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा S2 का वैल्यू, अगर कंप्लीटली डिवाइड कर दे इसका वैल्यू आ रहा है 0.41 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ रहा है, बट इसको अगर राउंड फिगर में लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4.1 इंटू 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा ये -5, या S2 का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करना रहेगा, सॉल्व करके डिवाइड करना रहेगा तो क्या आ जाएगा S2। अभी तो मैथ्स में समझा रहा हूँ, इतना टफ मान के चलना कि आपके पास वहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, लेकिन हमको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कर लेना है। फिर अब क्या चाहिए अपने को, S2 मिल गया, अब चाहिए S1। अभी S2 मिला ना, यहाँ पुट कर दे तो क्या मिल जाएगा S1। नाउ S1 इक्वल टू 2S2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4.1 इंटू 10 की पावर -5, तो यहाँ पर S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.2 इंटू 10 की पावर -5। देन अब बताओ CO3 2- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 कितना है 8.2 है, 8.2 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 4.1 इंटू 10 की पावर -5, दोनों को ऐड कर देते हैं। 10 की पावर -5 तो कॉमन है इसमें, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 1 2। इसको अपन आगे करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.23 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा कि -4 हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा नहीं, तो कितना आ गया आंसर 1.23 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट क्या होगा इसका, मोल पर लीटर। ठीक, तो ये तो मान के चलो कि कैलकुलेशन बस थोड़ा सा लंबा है, बाकी कॉन्सेप्ट इतने में ही खत्म हो चुका है।
कोई डाउट इसमें? ये वाला क्वेश्चन को जरूर आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, इसमें यूनिट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, ग्राम पर लीटर, लेकिन हम अगर इतना में ला देंगे और हमारे पास आंसर रहेगा तो पूरा गलत हो जाएगा ना, तो ऐसा भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसके बाद टॉपिक आता है इंडिकेटर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस इसको रिलेट करना है और कुछ नहीं। इंडिकेटर क्या होता है? जो एसिडिक या बेसिक नेचर को बताए, ऐसा सब्सटेंस जो क्या बताए, एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताए। तो इंडिकेटर एक्चुअल में क्या होता है? इंडिकेटर पे खुद पे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे का बिहेवियर बताता है। एन इंडिकेटर इज अ डाई, ये एक तरीके क्या होता है? डाई होता है जो कलर को अपना चेंज करते रहता है। और सब्सटेंस विच चेंज कलर ओवर अ शॉर्ट पीएच रेंज, जब भी पीएच का हमको वैल्यू चेंज होना दिखाई देता है तो वो कैसे पता चलता है? कलर को चेंज करके। तो ये एक तरीके का डाई है जो अपने कलर को चेंज करके बताते रहता है एक पीएच के पर्टिकुलर रेंज तक के। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर इन पीएच रेंज 3.1 से लेकर के 4.5। तो मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है जो क्या करता है? एसिडिक नेचर को बता सकता है, कब से कब तक के? 3.1 से 4.5 तक के चेंज करके। तो बेसिकली इंडिकेटर यहाँ पर क्या है? एक कलर सब्सटेंस होता है। दो चीज यहाँ पर हमको और देखना है, एक होता है एंड पॉइंट और दूसरा हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। ये क्या है थोड़ा समझते हैं। एंड पॉइंट फर्स्ट देखो, इट इज द पॉइंट एट विच द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज ऑब्जर्व। जब भी क्या हो रहा है, एक एसिड जो है बेस में चेंज हो रहा है या बेस जो है एसिड में चेंज हो रहा है, तो उस समय पे जो भी हमको जिस पॉइंट पे वो वैल्यू हमको ऑब्जर्व होगा, जिस पॉइंट पे हमें वो वैल्यू ऑब्जर्व होगा, वही वैल्यू एक्चुअल में क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका पीएच रेंज क्या है? 3.1 से लेकर के 4.5 तक के। तो 3.1 से पहले और 4.5 से बाद वो अपना क्या कर देगा? नेचर को चेंज कर देगा। तो जो भी हमको उस समय पे कलर दिखाई देगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? अगर आप मिथाइल ऑरेंज के कलर की बात करें तो एक देख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है वो जब बेस रहेगा तो येलो रहेगा, और जब वो एसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेड कलर। तो जब वो कलर हमको ऑब्जर्व होगा, जब हमको कलर चेंज होकर मिलेगा, तो वो जो हाँ हाँ कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, आप बोल रहे हो कि सर इसका पीएच का जो रेंज होता है वो इतना ही होता है, तो कैसे वो दिखाएगा? 3.1 से लेकर के 1.5 तक के, 4.5 तक के। चलो आगे ये पॉइंट समझ आ जाएगा, देखते हैं इसको। बट फिलहाल बस इस पॉइंट को समझो। अभी क्या बोल रहा है ये? एंड पॉइंट है ना। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे उसका जो नेचर चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट नेचर चेंज मतलब कलर को चेंज करना। तो जब वो कलर चेंज होगा ना, तो कलर चेंज होगा तो वो वाला जो जगह है, वो वाला जो पॉइंट है, वो क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट कहलाएगा। लेकिन कभी कभी कलर चेंज हो जाएगा बट थ्योरेटिकली उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ रहेगा। तो जब वो थ्योरेटिकली वैल्यू को भी चेंज करेगा तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस कहलाएगा। मतलब हो सकता है कि उसका कलर हमको चेंज दिखाई दे लेकिन उसका जो वैल्यू रहेगा वो कुछ पॉइंट के बाद चेंज हो। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों सेम जगह पर जरूरी नहीं रहता है। कलर तो एक रेंज में रहेगा ना, कलर का जो चेंजेस रहेगा वो क्या रहेगा? एक रेंज में रहेगा, एक स्लॉट में रहेगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जिस पे चेंज होगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। इट इज द पॉइंट एट विच द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज थ्योरेटिकली कंप्लीट एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। मतलब एग्जैक्टली जिस वैल्यू पे वो होगा,
क्योंकि हो सकता है एक वैल्यू का ड्यूरेशन पे कलर का चेंजेस रहेगा, तो जो पूरा कलर का जो पॉइंट रहेगा ना वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो एंड पॉइंट कहलाएगा। लेकिन वो जिस वैल्यू पे होगा एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या कहलाएगा, वो वैल्यू कहलाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। दोनों बात एक ही है, बस दोनों में डिफरेंस किस चीज का है कि एक कलर के बारे में बोल रहा है और एक इसके बारे में बोल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू पे बोल रहा है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखना। अगर मान लो मिथाइल ऑरेंज का हम बात करते हैं, देखो जो मिथाइल ऑरेंज होगा ना, अगर हम कहां तक के जाएं, पूरा 1 से 14 तक के जाते हैं, 1 2 ये मान लेते हैं 14 तक के गए, तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 4। इसी बीच में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना था 3.1 से लेकर के 4.5, तो ये मान लेते हैं इधर पे क्या है 4.5 और यहां पर क्या है 3.1। ये इसका रेंज है जहां पर पीएच का वैल्यू उसका चेंज होता है। लेकिन इसके पहले तक के क्या कलर शो करता है, इसके पहले इसका जो कलर है वो क्या रहेगा, पिंक रहेगा। इसके पहले कलर क्या रहेगा, पिंक रहेगा, और यहां पर उसका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है। और इसके बाद जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, येलो रहेगा। इसके बाद जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, येलो रहेगा। ठीक, ये इस इंडिकेटर के लिए ये समझ लो कि यहां तक का पीएच चेंज हो रहा है, लेकिन अगर उसके पहले का जो पीएच वैल्यू है 3.1 से अगर पहले है तो हम कैसे पता कर लेंगे, अगर उसका कलर पिंक है तो पिंक में क्या हो रहा है, पिंक कलर, पिंक मतलब 1 से लेकर के 3.1 तक के उसका कलर कोई चेंज होगा ही नहीं, फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, पिंक कलर रहेगा। और 4.5 से लेकर के आगे जितना भी रहेगा क्या रहेगा, येलो रहेगा। बस इतने में ही चेंज होगा, यह है इसका मतलब। इतने में ये क्या करेगा, अपने नेचर को चेंज करेगा, यहाँ पर इसका पीएच चेंज होगा, बाकी जगह पर उसका कलर जो है क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जब ये क्या कर रहा है, जब ये इस पॉइंट पर आकर के अपना कलर चेंज कर रहा है, या जब इस पॉइंट पर जाकर के अपना कलर चेंज कर रहा है, तो वो जो कलर चेंज हमको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, उसका एंड पॉइंट कहलाएगा। और एग्जैक्टली वो किस वैल्यू पे कर रहा है, 4.5 के बाद कर रहा है, तो ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। ये है इसका मतलब, समझ आ रहा है। कलर का चेंजेस तो यहाँ पर हर जगह पे दिखाई दे रहा है ना। कलर जो है जैसे ही यहाँ पर हो सकता है कि किसी स्लॉट में रहेगा, यहाँ पर एक ऐसे गैप रहेगा, तो एक स्लॉट में रहेगा, तो वो जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट कहलाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के बाद अगर वो चेंज हो रहा है तो जो वैल्यू है वो कहलाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और कलर के बारे में बात करें, मान लेते हैं मोस्टली यूज करते हैं फिनैप्थेलिन को, तो उसका हम देख लेते हैं। फिनैप्थेलिन का देखते हैं, तो देखो फिनैप्थेलिन का क्या होता है, फिनैप्थेलिन जो होता है इसका रेंज रहता है 8.3 से लेकर के 8.10 तक के। तो इधर पर कहीं ले लेते हैं क्या, 8 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ले लेंगे 8.3 से 10 तक के, ये हो जाएगा 9 और ये मान लेते हैं 10। तो इधर पे हो जाएगा 8.3, इसको मान लेते हैं 8.3 और इधर पे क्या ले लेते हैं 10। तो 8.3 से लेकर के 10 तक में ये चेंजेस ही दिखाता है। उसके पहले अगर हम जा करके देखें तो यहाँ पर इसका कलर क्या रहेगा, कलरलेस रहता है। ये क्या रहता है, कलरलेस। और इधर पर क्या हो जाएगा इसका कलर, इधर पर इसका जो कलर रहेगा वो पिंक हो जाएगा। बाकी इधर पर वो क्या करता है, वो अपने पीएच वैल्यू को चेंज करता है। इधर पर पूरे पीएच वैल्यू पे उसका कलर क्या है, फिक्स है। इधर पर इस पीएच वैल्यू के लिए अपने कलर को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना दूर में क्या है, वो पिंक ही रहेगा, फिक्स है। ये है इसका मतलब। ठीक है। मिथाइल मतलब जो भी कलर चेंज हो रहा है वो कहाँ पर चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज हो रहा है, बाकी जगह पर क्या है, फिक्स है। जैसे यहाँ पर पिंक फिक्स हो गया, यहाँ पर येलो फिक्स हो गया। अब इधर पर इतने पीएच में उसका कलर जो है अलग अलग तरीके से
चेंज हो सकता है। वैसे यहाँ पर बस इतने में चेंज हो सकता है कलर। कलर चेंज सिर्फ कितना में होगा, ये 8.3 से लेकर के 10 तक में हो सकता है। बाकी इधर पर और इधर पर कलर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, आप लोगों को शायद एसिड बेस का सबसे पहला मैं बताया था, उसमें कुछ बताया था क्या, इंडिकेटर का जो कलर है कैसे कैसे चेंज होता है करके, एसिड से मिलेगा तो बेस से मिलेगा तो करके, नहीं बताया था शायद, 10th में पढ़ाया रहूँगा, 10th में शायद बताया रहूँगा, एक टेबल बनवाया था। चलो ठीक है, ये ज़्यादा काम का नहीं है एक्चुअल में, ये तो बस ऐसे ही मैंने बता दिया। असली काम का जो चीज़ है इसके लिए हमारा क्या है, असली काम की चीज़ ये है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो एक तरीके के बफर सॉल्यूशन होते हैं। ये क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन। ये हमारे लिए काम का बात है, बाकी ये कैसे चेंज करता है, क्या करते हैं, ये हमारे लिए कोई खास काम का नहीं है। तो पहले अगर हम बात करें किसका, पहले हम बात करते हैं फिनैप्थेलिन का। फिनैप्थेलिन क्या हो जाएगा, ये खुद में एक वीक एसिड होता है। फिनैप्थेलिन क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। इसका खुद का नेचर कैसा होता है, वीक एसिड, और वीक है इसीलिए क्या काम करता है, बफर की तरह काम कर सकता है। वीक एसिड होता है, इसको हम लोग PHH से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PHH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखो PHH है, जब इसको डिसोसिएट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये PH माइनस और क्या हो जाएगा H प्लस। क्योंकि ये एसिड है ना तो क्या डोनेट करेगा, H प्लस, तो उसके H प्लस को इस तरह से दिखा दिया गया है। PHH क्या है, ये खुद देखा जाए तो यहाँ पर क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन जब ये एसिड को डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, बेस। तो जब ये बेस बन जाएगा तो कैसे कलर में हो जाता है, पिंक कलर में हो जाता है। ये देख सकते हो, यही चीज को समझाने के लिए बता रहा था। जब तक कि ये क्या है, अब ये खुद वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड है तो खुद का इसका कोई कलर नहीं रहेगा। लेकिन जब ये अपना नेचर चेंज कर दिया, जब ये एसिड से क्या बन गया, बेस बन गया। बेस कैसे बनेगा, H प्लस को डोनेट करके। तो जैसे ही उसने यहाँ पर H प्लस को डोनेट किया तो यहाँ से यहाँ तक में उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो अपना बेसिक नेचर जब शो करेगा तो कौन से कलर में आ जाएगा, वो पिंक कलर में आ जाएगा। जब तक कि वो खुद का एसिड अपना बना हुआ है, वीक एसिड बना हुआ है, तब तक उसका कलर क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन इस पॉइंट से उसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, जब वो पूरा कलर चेंज हो गया, जब वो पिंक बन गया तो वो कौन से कलर में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। जब वो पूरा कलर चेंज कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो फिनाइलएथिलीन इज अ कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। जब वो एसिड के अंदर में रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा, तब तक क्या रहेगा, वो कलरलेस रहेगा। लेकिन जैसे वो बेसिक सॉल्यूशन में आया, जब वो बेस बन गया तो क्या कहलाएगा, क्या कलर में आ जाएगा, पिंक कलर में आ जाएगा। वैसे ही व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, it displaces the equilibrium towards right direction and there is a color change। क्या बोल रहा है, अगर हम इसी वीक एसिड में क्या कर दें, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें, क्या मिला दें, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिला दे, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से वो रिएक्शन कर लेगा और रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसा बन जाएगा वापस। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वापस इसे क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा ना, और ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही मिला उसका OH इससे क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा H2O से, तो ये वापस क्या बन जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, राइट साइड का मतलब ये वापस रिवर्स चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में? लेकिन 8.3 से पहले भी तो बेस आ चुका है। 8.3 से पहले 7 और 8.3 से पहले तो बेस हो गया, लेकिन ये फिर भी कलरलेस। कौन सा, यहाँ तक के ये कलरलेस नहीं है, यहीं पर वो कलर को अपना चेंज कर रहा है। नहीं देखो 8.3 हाँ से 10 तक दोनों कलर चेंज कर दिया ना, ठीक है, हाँ और 7 से 8.2 तक ले गए हम लोग, हाँ, वो भी तो बेस ही होगा ना। आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, पीएच स्केल से, आप पीएच स्केल से कंपेयर कर रहे हो ना उसका। लेकिन ये अपना बेसिक नेचर तब अपीयर करेगा ना जब वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये खुद इसीलिए बफर है ना, हम जो कंपेयर कर रहे हैं 7 न्यूट्रल मान के चल रहे हैं और 7 के बाद से क्या हो गया, बेस हो जाएगा। तो इसका जो बेसिक बिहेवियर है वो कब अपीयर होगा, जब वो 10 पे आएगा। समझ आ रहा है, उससे पहले वो अपने बेसिक बिहेवियर को अपीयर कर ही नहीं पा रहा है। उसीलिए उस बीच में वो क्या हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है बस, मतलब वो धीरे धीरे बेस बनने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि एसिड है वो,
यहां तक पूरा क्या है, एसिड है, और उसके बाद यहां पर वो क्या कर रहा है, कलर चेंज करके अपने एसिडिक नेचर को डिसअपियर करने की कोशिश कर रहा है, और फाइनली वो अपने बेसिक नेचर को अपीयर कब करेगा, जब pH 10 आएगा। इससे पहले तक को अपीयर नहीं कर पा रहा है। वो अपीयर कहां पे कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया कि 7 के बाद से उसको वो बेसिक हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने कलर को क्या नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। तो ये बफर है ना नॉर्मल, इसलिए डिफरेंस है इसमें। ये खुद भी क्या है, एक बफर है। तो ये अपना बेसिक नेचर कब शो कर पा रहा है, वो यहां पर शो कर रहा है 10 के बाद। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें किसके बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, तो मिथाइल ऑरेंज खुद में क्या होता है, एक वीक बेस होता है। ये खुद में क्या होता है, वीक बेस होता है ये। अब खुद में वीक बेस है तो ये कैसे टूटेगा, ये अगर बेस है, मान लो बेस को तोड़ना चाहेंगे तो ये हो जाएगा Me+ और OH-। तो जब तक कि ये बेस रहेगा, ये कौन से कलर का रहेगा, जब तक कि ये अपना बेसिक नेचर को रखेगा तब तक क्या रहेगा, ये येलो रहेगा। और जब ये अपने बेसिक नेचर को छोड़ करके एसिडिक नेचर में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो रेंज है वो कितना रहता है, इसका रेंज क्या रहता है, जहां पर ये कलर को चेंज करता है 3.1, इसको मैं बना देता हूँ 3.1, और वहां से कहाँ चला जाएगा 4.5। तो अब आप देखो ये खुद में क्या है, एक वीक बेस है। अब ये एसिड कैसे बनेगा, जब तक के अगर हम यहां देखें बेस है तो फिर से वही क्वेश्चन आ सकता है कि सर 7 के जैसे ही इधर आया अब वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये 4.5 तक में अपने कलर को चेंज नहीं कर पाता है। समझ आया, ये 4.5 तक में अपने कलर को क्या रखता है, येलो ही रखता है। हालांकि अगर हम देखें तो 7 के बाद वो क्या बन चुका है, एसिडिक, लेकिन रियल में यहां पर अपने आप को चेंज कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये है कैसा, वीक बेस है ना। तो वीक बेस है तो आसानी से क्या डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब इसमें हम लोग जब इसको देखेंगे तो 4.5 के बाद से अपना कलर चेंज करना शुरू करता है, और फाइनली कब कलर चेंज कर पाता है, 3.5 के बाद में। और 3.5 के बाद में क्या कलर होता है इसका, पिंक होता है। और जब ये यहां पर आया तब कंफर्म कर पाते हैं कि हाँ भाई अभी किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये वीक है तो आसानी से देना नहीं चाहता है। 7 के जस्ट बाद हमको ये समझ नहीं आ पाता है कि ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एसिड में। इसीलिए ये जो रेंज है, ये 4.5 जहां पर वो शुरू हो रहा है, इसको हम ना तो अभी एसिडिक बोल रहे हैं और ना ही बेसिक इसका नेचर बोल रहे हैं। इसका एग्जैक्ट जो कंफर्म वाला नेचर है वो कैसे कब पता चलता है, यहां पर जब तक कि उसका कलर येलो है तब तक हम क्या मान के चलेंगे, तब तक उसको बेस मान के चलेंगे, और जब वो पिंक हो जाएगा तो क्या मान के चलेंगे, एसिड मान के चलेंगे। और वो कौन से pH के वैल्यू पे हो रहा है, वो इस pH के वैल्यू पे हो रहा है। समझ आया, ठीक है। वो है खुद भी क्या, खुद भी एक वीक बेस है, लेकिन अब उसका हम नेचर देख रहे हैं। तो नेचर जो है इस तरह से दो कलर के बीच में वैरी करता है। नॉर्मली वो रहेगा येलो कलर, लेकिन उसको हम लोग जबरदस्ती अगर एसिडिक नेचर में चेंज कर देंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में लेकर के जाएंगे, तो वो खुद कब चेंज करेगा, जब वो जो है 3.1 के इधर आएगा, तब अपने आप को क्या करेगा, वो पिंक चेंज करेगा। ठीक है, फिनैप्थेलिन इज कलरलेस इन अ एसिड। अच्छा ये तो हो गया है। अब देखो यहां पर ये क्या रहेगा, बेस में येलो और एसिड में हो गया रेड। एसिड में रेड है ना, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, पिंक। ठीक है, पिंक और रेड लगभग इसके लिए दोनों बराबर ही मान के चलो अभी। व्हेन आई स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से व्हेन आई स्ट्रॉन्ग एसिड, अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये है क्या, वीक बेस। बफर कब बनेगा, जब हम इसमें क्या मिला देंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देंगे तो ऑब्वियस सी बात है अब उससे क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो इसका जो इक्विलिब्रियम रहेगा किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट साइड, मतलब ये इधर से इधर चला जाएगा। इक्विलिब्रियम टू मतलब ये इक्वेशन 2 को बोलना चाह रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड द कलर चेंज टू रेड डिटेक्टेड। अभी क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हम लोग क्या मिला देंगे, जैसे ही हम इसमें एसिड मिला देंगे, क्या मिला देंगे इसमें, एसिड, MEOH ट्वाइस क्या मिला देंगे इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, तब ये जो रिएक्शन है और क्या हो जाएगा, फास्ट प्रोसीड होना
शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा। तो बस ये समझ लो कि कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझ आया ये? मिथाइल ऑरेंज और फिनैप्थेलिन, इन दोनों के बारे में एक ही बात आपको दिमाग पे रखना है। वो पहला चीज क्या है कि जो फिनैप्थेलिन है वो क्या है, एक वीक एसिड है, और मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक वीक बेस है। और ये दोनों कब रिएक्शन करेंगे, जब इसमें हम लोग उसका उल्टा बेस, उल्टा मिला देंगे, उल्टा कंजुगेट वाला। जैसे इसमें मिला देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और इसमें क्या मिला देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है राइट शिफ्ट मतलब फॉरवर्ड ही आगे बढ़ेगा। मैंने ऐसा बोल दिया था ना, ये क्या कैसे बढ़ेगा, राइट साइड में मतलब फॉरवर्ड ही आगे बढ़ेगा। ठीक, हाँ हो गया। नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर, अब ये इंडिकेटर की नेसेसरी प्रॉपर्टी क्या है इसका, इसमें सबसे काम का चीज तो यही है कि ये क्या है, बफर सॉल्यूशन है, तो बफर के पूरे फॉर्मूले को ये फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, देखो अगर हम इसके लिए के इक्विलिब्रियम देखें तो इसके जो के इक्विलिब्रियम होता है, के इंडिकेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के इंडिकेटर। कलर ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म मस्ट बी रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म, मतलब जो आयोनाइज्ड है और अनआयोनाइज्ड है दोनों का कलर जो है हमको अलग से दिखता है, ये बोलना चाह रहा है। ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा, बफर। अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये उस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। जैसे कि ये हो जाएगा, कोई भी इंडिकेटर है H प्लस, इंडिकेटर हो जाएगा माइनस में और नीचे क्या रहेगा, H इंडिकेटर। ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, जैसे कि वहां देखे थे H प्लस और क्या हो जाएगा OH माइनस और नीचे क्या रहता है H2O, वैसे वाला हो गया ना। तो यहाँ पर या ऐसा वाला H प्लस और A माइनस और नीचे क्या हो जाएगा HA, तो यहाँ पर A की जगह पे क्या है इंडिकेटर, तो ये उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। H प्लस और ये हो जाएगा इंडिकेटर जो है निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा H इंडिकेटर। और वापस अगर pH का देखें इसका फॉर्मूला, तो pH का फॉर्मूला भी सेम रहेगा जैसा कि हमारे पास पहले था। ये pH का हो जाएगा क्या फॉर्मूला। ये हो सकता है कि किसी जो रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर होता है वहां पर ये कुछ काम का आ सकता है, ज्यादा काम का तो नहीं है। pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pK इंडिकेटर प्लस लॉग। अब बाकी इसको अपन यूज करेंगे, pH निकालेंगे तो निकल जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, क्या हो जाएगा, इसको याद है सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड वही वाला तो बना है, pKa या pH इक्वल टू क्या फॉर्मूला देखे थे, pH इक्वल टू क्या था बताओ तो, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और POH निकाले थे तब आया था क्या, POH निकाले थे तो क्या आया था, सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये वैसा ही है, pH इक्वल टू pK pKln प्लस क्या हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा ln माइनस अपॉन HIN। ठीक, चलो खत्म। अभी जितना पढ़ेंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए ज्यादा इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में देखा नहीं है ना, बस काम की चीजों को पढ़ा है। तो बस इतना याद रखना, बफर सॉल्यूशन की तरह ये बिहेव करेगा, उसका फॉर्मूला यहाँ पर काम आया, यहाँ तक के ज्यादा काम का है, इंडिकेटर के पहले तक का पूरा ये काम का था। ठीक है ना, ये इसमें हमको आना ही चाहिए सब क्वेश्चन वगैरह, ये भी हमारे काम का था, ये भी। ठीक, इंडिकेटर वाले टॉपिक को बस हम लोग एक तरीके से बफर है करके थोड़ा सा उसको मिक्स किया और कुछ नहीं। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।